जब माता का बुलावा आता है तो शायद जाने का बहाना भी साथ ही लाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं आस्था के एक ऐसे सफ़र पे जिसने मुझे भाव विभोर कर दिया और आपको भी ज़रूर कर देगा। आज हम जाने वाले हैं हमारे देश के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ पूर्णागिरि, जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती की नाभि का निपात हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर गिर गई थी। दोस्तों, ये कथा हमारे सफ़र की ही तरह बहुत लंबी भी है और रोचक भी, तो इसे मैं आगे सफ़र में आपको सुनाता चलूँगा। दोस्तों, वैसे तो हम इस सफ़र पर एक हफ़्ते पहले जाने वाले थे, पर शायद माता का आशीर्वाद था कि हम एक हफ़्ते पहले नहीं गए। अगर हम एक हफ़्ते पहले गए होते तो हम माता के दर्शन नहीं कर पाते। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप टनकपुर कब और कैसे आ सकते हैं, क्या बेस्ट ऑप्शन है टनकपुर पहुंचने के लिए, होटल में रुकें या फिर धर्मशाला में रुकें, टनकपुर के आसपास के कुछ सुंदर दृश्य और टनकपुर के आसपास की घूमने के कुछ अच्छे पॉइंट्स। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर टीवी। मैं सौरभ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ पूर्णागिरि के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आस्था के सफ़र को लखनऊ रेलवे स्टेशन से। तो फ्रेंड्स, हम लोग नई ट्रिप पे जा रहे हैं और प्लान ये है कि हम लोग को जाना है पूर्णागिरि के लिए निकल रहे हैं। अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं यहाँ पर, है ना, और कहीं से एंट्री करनी है और बस टाइम होने ही वाला है ट्रेन का भी। तो फिर चल के देखते हैं कैसा हो रहा है। फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग की ट्रेन अनाउंस हो गई है, त्रिवेणी एक्सप्रेस। हम लोग को टनकपुर जाना है। तो टनकपुर की बस लखनऊ से एक ही ट्रेन है, सो इसीलिए हम लोग को सुबह जाना पड़ रहा है। और बस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन आ रही है और देखिए 8 बज भी गए हैं और 8:10 की ट्रेन है, तो हम लोग लेट हो गए फ्रेंड का वेट करते करते थोड़ा। सो चलिए जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। दोस्तों, देखिए हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। ट्रेन चल चुकी है लखनऊ स्टेशन से। 15 मिनट लेट है पर शायद कवर कर लेगी आगे। और ये जो बैठे हैं सामने, ये हमारे प्यारे मित्र संजय भाई हैं और ये हमारे साथ यात्रा पे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हम टनकपुर कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जो टनकपुर है वो वेल कनेक्टेड है बाय रोड और बाय ट्रेन। जो टनकपुर रेलवे स्टेशन है वो एक टर्मिनल है, यानी उसमें ट्रेन जो है वो एक ही साइड से आती हैं और ज़्यादातर ट्रेन बरेली होके ही आती हैं। और बरेली काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का, जो कि देश के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों से कनेक्टेड है। तो अगर आप बरेली आते हो ट्रेन से तो आप वहाँ से ट्रेन चेंज कर सकते हो टनकपुर की, और वहाँ से आपको 3 घंटे में आप टनकपुर पहुँच जाओगे। या फिर वहाँ से आप बस भी ले सकते हो। अगर आप बाई एयर आना चाहते हो, आप काफ़ी दूर से आ रहे हो, तो आप फिर लखनऊ, दिल्ली या फिर देहरादून की फ़्लाइट ले सकते हो और फिर वहाँ से बस ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर हम ये देखें कि हम लखनऊ से ट्रेन से कैसे पहुँच सकते हैं टनकपुर, तो देखिए एक ट्रेन है त्रिवेणी एक्सप्रेस, जो कि मॉर्निंग में जाती है टनकपुर के लिए और अराउंड 350 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 घंटे में पूरा करती है, हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली होते हुए। अगर हम बाई रोड की बात करें लखनऊ से, तो रूट थोड़ा चेंज है। सीतापुर, गोला होते हुए हम टनकपुर जा सकते हैं
अराउंड 6 घंटे का टाइम लगता है बाई रोड। अगर हम दिल्ली से डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से बाई ट्रेन अराउंड 350 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, रूट थोड़ा लंबा है बरेली होके। अगर हम बाई रोड की बात करें दिल्ली से तो भी 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि मुरादाबाद के बाद थोड़ा सा रूट ख़राब है, तो इतना टाइम हमको लगेगा सब जगह से। अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे पहुंच सकते हैं टनकपुर से पूर्णागिरी, तो टनकपुर से पूर्णागिरी पहुंचने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए हम लोग बरेली पहुंच गए हैं और अब यहाँ से बस 3 घंटे का और रास्ता बचा है। चलिए जल्दी से चल के कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग टनकपुर पहुंच चुके हैं और बस अब यहाँ से हम लोग थोड़ी ट्रेन हम लोग की लेट हो गई है 1 घंटे के आसपास, और मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। देखिए सामने बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों पे बादल दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत मौसम है। तो फ्रेंड्स, वैसे प्लान तो हम लोग का था कि आज ही रात में हम लोग पूर्णागिरी जाएंगे और फिर माता के दर्शन करके सुबह वापस लौट आएंगे, पर अभी कुछ मौसम ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सुबह कल निकलते हैं और अभी चल के होटल में थोड़ा आराम करते हैं और आसपास के पॉइंट्स घूमते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए यही हम लोग का होटल है, होटल राष्ट्रीय। काफ़ी फेमस होटल है टनकपुर का और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और रूम्स भी नीट एंड क्लीन है। फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग अब होटल की छत पे आ गए हैं, काफ़ी अच्छा और प्यारा व्यू है। तो चलिए भाई के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा और मौसम ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है। ये सामने जो नदी है ये माँ शारदा है, इसे काली नदी भी बोला जाता है, और उस पार जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो नेपाल में है। दोस्तों, आगे एक डैम है जिससे लोग इसे डेली इधर से उधर क्रॉस करते हैं। शाम को लोग घूमने के लिए उधर चले जाते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं। काफ़ी मिलनसार इस एटमॉस्फेयर है और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर मुझे। इस समय दोस्तों शायद पहाड़ों में बारिश हुई है, तो नदी में काफ़ी फ्लो है और पानी भी बढ़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतनी प्योर एयर है जो कि आपको लखनऊ में तो कभी या किसी बड़ी सिटी में तो मिलेगी ही नहीं। दोस्तों, वो सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है उसी में अन्नपूर्णा पहाड़ी है और उसी पे माँ पूर्णागिरी का धाम है। दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर नियर बाई टनकपुर के कौन कौन से अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा चंपावत। चंपावत एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो लोहा घाट पड़ता है, लगभग 80 किलोमीटर यहाँ से। वो बहुत खूबसूरत जगह है। और अगर हम थोड़ा आपके पास टाइम है, आप आगे तक जाते हैं तो फिर आप मुंशियार तक जाएंगे, तो मुंशियार में आपको फिर एक अलग ही व्यू मिलेगा। अब देखिए हम लोग होटल वापस जा रहे हैं, तो बस अब हम लोग होटल में जाके आराम करेंगे। फिर आपसे कल सुबह मिलते हैं यात्रा की शुरुआत में। तब तक के लिए गुड नाइट। दोस्तों, फिर हम लोग अब निकल चुके हैं
देखिए सुबह हो चुकी है और अब हम लोग पूर्णागिरि की यात्रा पे निकल चुके हैं और इस समय क्राउड बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ये रास्ते पे लैंडस्लाइड हो गया था। तो अभी काफ़ी दिन से 21 दिनों से रास्ता बंद था, अभी 2-3 दिन पहले ही खुला है। तो अभी यात्री श्रद्धालु बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग को अभी कोई भी क्राउड नहीं मिलने वाला है और इसी वजह से हम लोग को टैक्सी ढूंढने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो शेयरिंग में नहीं, हम लोग को फिर बुक करके जाना पड़ रहा है। दोस्तों ये कोई नदी नहीं थी, ये एक पहाड़ी नाला था। तो दोस्तों जब भी पहाड़ों में तेज़ बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी इन्हीं नालों के थ्रू निकलता है और तेज़ी से जाके नदियों में मिल जाता है और नदियों में पानी बढ़ जाता है और फ्लो भी तेज़ हो जाता है। तो अब आजकल कई बार टीवी में आप देखते हैं न्यूज़ में कि कोई बस फंस गई या फिर कार फंस गई है पानी में, या फिर कोई बाइक फंस गई है। तो वो ऐसे ही पहाड़ी नालों पे एकदम से पानी आ जाता है तो लोगों को रोक दिया जाता है, पर कोई अगर जल्दबाजी में उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है या उसे लगता है पानी ज़्यादा नहीं है और बीच में जाके फंस जाता है, तो वो ऐसे ही सिनेरियो होते हैं कि जब यहाँ पानी बढ़ जाता है। अभी ड्राइवर साहब बता रहे थे कि कल रात में पहाड़ों में शायद बारिश हुई थी या कल शाम को, तो कल शाम को यहाँ पर काफ़ी पानी था, अभी तो काफ़ी कम हो गया है। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी ये जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था अभी लगभग 1 महीने पहले, 25 दिन पहले, और ये रास्ता जो है अभी 3 दिन पहले ही खुला है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग 1 वीक पहले आने वाले थे यहाँ पर। अगर हम लोग 1 वीक पहले आते तो हम लोग माता के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि ये पूरा रास्ता बंद था लैंडस्लाइड की वजह से। ये देख रहे हैं आप जो पत्थर हैं, ये काफ़ी दिन से JCBs यहाँ पर लगी हुई हैं और इनको क्लियर कर रही है, तो जाके अभी ये रास्ता बना है। नहीं तो ये 21 दिनों से रास्ता बनता और पूरा पूर्णागिरि का रास्ता और इधर से पूरा चंपावत और जो आगे पूरा लोहा घाट, पिथौरा घाट और मुंशियार तक का रास्ता पूरा ब्लॉक था। तो देखिए अब कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आए हैं और इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। काफ़ी दिनों से यहाँ पर इस पे काम चल रहा था। तो मेरी तो भगवान की दया से, माता के आशीर्वाद से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोगों ने प्लान को 1 हफ्ते पोस्टपोन कर दिया। तो माता का आशीर्वाद ही था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर 1 वीक लेट आए और माता का दर्शन कर पाए। और इस समय तो ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि इस समय बिल्कुल क्राउड नहीं है, तो हम लोग को मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, पानी यहीं से आता है। इसके पीछे कोई ऊपर एक लेक है, तो जिसमें पानी जब बढ़ता है और भर के वो जब फटती है तो पूरा पानी यहाँ से होके निकलता है। और यही एक रास्ता है पूर्णागिरि या फिर आगे पूरा जो ये पूरी बेल्ट है मुंशियार तक की कनेक्ट करने के लिए, तो जाना इसी रास्ते से पड़ता है। तो अगर ये ब्लॉक होता है तो पूरा सप्लाई और सब कुछ पूरा रास्ता आगे तक ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों तो देखिए अब हम पूर्णागिरि पहुंच चुके हैं। ये पूर्णागिरि का टैक्सी स्टैंड है। जो भी गाड़ी पूर्णागिरि आती है वो यहीं पर पार्क होती है और जो जाने की भी गाड़ियां होती हैं वो भी आपको यहीं से मिलती हैं। ये गाड़ियां पर सवारी 70 रुपये चार्ज करती हैं। तो देखिए दोस्तों यही पूर्णागिरि का प्रवेश द्वार है। तो माँ पूर्णागिरि के नाम से चलिए यात्रा को शुरू करते हैं।
दोस्तों वो राइट साइड में जो आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है वो भैरव बाबा मंदिर का है, और जो लेफ़्ट साइड का रास्ता गया है यहीं से हमको यात्रा को आगे बढ़ाना है। जैसा कि ड्राइवर साहब ने बताया था कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई इक्का दुक्का ही लोग दिख रहे हैं और काफ़ी दुकानें भी बंद हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा ही माहौल रहता होगा, भीड़ बिल्कुल नहीं रहती होगी, पर आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि कदम रखने की जगह नहीं होती है। हर वर्ष यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के समय 2 माह का मेला लगता है, और उस मेले में इतनी भीड़ होती है कि आप कदम भी नहीं रख सकते। और ये अगल बगल जो आपको बड़े बड़े हॉल्स दिख रहे हैं, ये इनको कोला बोलते हैं। इनमें आपको गद्दे मिल जाते हैं और इसमें आप रात को रुक सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। 50-100 रुपये दे के आपको गद्दा और रहने की जगह मिल जाती है, और यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों देखिए ये मेले के समय की फ़ोटो है, और इसमें देखिए कितनी भीड़ है। देखिए दोस्तों ये जो पीछे आपको दिख रहा है इसी को कोला बोलते हैं। यहाँ पर दरियाँ बिछी हैं, कहीं पर गद्दे भी होते हैं, तो आप यहाँ पर रात में रुक सकते हैं और आराम करके फिर यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं माँ पूर्णागिरि की इस अद्भुत कथा को। परंतु यह कथा महाराज दक्ष की कथा के बिना अधूरी है। महाराज दक्ष भगवान ब्रह्मा के अनेक प्रजापति पुत्रों में से एक थे, इसलिए उन्हें दक्ष प्रजापति भी कहते थे। दक्ष प्रजापति बहुत ही बलशाली थे, और इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें इस ब्रह्मांड का अधिपति बनाया था, और उन्हें आज्ञा दी थी कि वह आदिशक्ति माँ का आह्वान करें और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करें। ऐसा कर ब्रह्मा जी ने उन्हें जाने का आदेश दिया। प्रजापति ने ऐसा ही किया, और उन्होंने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की, और उनसे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। परंतु अगर उन्हें कभी भी रुष्ट किया या उनका अपमान किया तो वह उन्हें तुरंत त्याग कर चली जाएंगी। और फिर आदिशक्ति ने महाराज दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जो आगे चल के माता सती के रूप में विख्यात हुई। माता सती बचपन से ही बहुत बड़ी शिव भक्तनी थी, परंतु महाराज दक्ष और शिव का पुराना वैर था। महाराज दक्ष एक बार एक महायज्ञ में गए थे, जहाँ पर समस्त देवतागण और भगवान शिव भी थे। वहाँ पर जैसे ही दक्ष पहुँचे तो सब ने खड़े होकर उनका सम्मान किया, परंतु भगवान शिव नहीं खड़े हुए। इस बात को महाराज दक्ष ने अपना अपमान समझा, और उन्होंने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, और तभी से भगवान शिव और महाराज दक्ष का वैर था। परंतु इसके विपरीत माता सती जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनका प्रेम भगवान शिव के लिए बढ़ता चला गया, और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। परंतु यह बात महाराज दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। परंतु फिर भी माता सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाके भगवान शिव से विवाह किया, और वह उनके साथ कैलाश चली गई और सुखी जीवन यापन करने लगी। परंतु इस बात ने महाराज दक्ष का क्रोध और भी बढ़ा दिया, और वह शिव से और भी नफरत करने लगे। और फिर उन्होंने शिव से बदला लेने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवतागण को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस बात से माता सती बहुत क्रोधित हो गई। उन्हें लगा कि यह भगवान शिव का बहुत बड़ा अपमान है, और उन्होंने यज्ञ में जाने का फैसला किया, परंतु शिव ने उन्हें जाने से रोका। परंतु माता सती भगवान शिव से यह कह के चली गई कि वह अपने पिता को मना लेंगी, और फिर यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु महाराज दक्ष ने उनकी एक ना सुनी, और फिर से उन्होंने माता सती और भगवान शिव का बहुत अपमान किया। इस बात से रुष्ट होकर माता सती ने उसी समय उस यज्ञ में समाधि ले ली। देखते ही देखते उसी यज्ञ कुंड में माता सती ने आदिशक्ति का रूप धारण कर लिया, और क्रोधित होकर उन्होंने महाराज दक्ष और उसमें सम्मिलित समस्त दोषियों के सर्वनाश की घोषणा कर दी। इसका पता चलते ही भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और तांडव करने लगे।
देखते ही देखते उन्होंने अपनी जटा से एक लट निकाल कर ज़मीन पर पटक दिया और उससे उनके विनाशी अंश वीरभद्र का जन्म हुआ। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह जाके महाराज दक्ष के यज्ञ और उनका सर्वनाश कर दे। वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचकर यज्ञ का विनाश कर दिया और समस्त दोषियों का वध कर दिया। अंत में उसने महाराज दक्ष का सर धड़ से अलग करके उनका भी वध कर दिया और उनका सर उसी यज्ञ में समर्पित कर दिया। यह देख समस्त देवतागण बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि महाराज दक्ष इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति थे और उनके पश्चात यह ब्रह्मांड बहुत असुरक्षित हो गया था। यह सोचकर समस्त देवतागण भगवान शिव के समक्ष यह याचना लेकर पहुँचे कि वह महाराज दक्ष को पुनः जीवित कर दे। भगवान शिव ने यह बात समझी और वह यज्ञ में पहुँचे और उन्होंने महाराज दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें एक बकरे का सर दिया। इसके पश्चात माता सती का शव देखकर वह बहुत विचलित हो गए और उनका शव लेकर इधर से उधर भटकने लगे। वो जहाँ से गुजरते वहाँ प्रलय आ जाती। यह देख समस्त देवतागण फिर से चिंतित हो गए और वह भगवान विष्णु के पास गुहार लेके पहुँचे। यह सुन के भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। यह 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर आज शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है और उनमें से ही एक शक्तिपीठ पूर्णागिरि है, जहाँ पर माता की नाभि का भाग आके गिरा था। इसलिए इसकी बहुत ही मान्यता है और यह पीठ बहुत सिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, बस हम लोग अब माता के धाम तक मुझको पहुंच ही गए। ये देखिए बस ये आखिरी सीढ़ियाँ हैं और वो जो देखिए ऊपर आपको दिख रहा है वही माता का धाम है। तो बस हम लोग को अब वहाँ तक जाना है, तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों देखिए हम लोग माँ के दरबार पास पहुँच ही गए हैं और बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से हम लोग की पूजा करवाई। अंदर तो नहीं जाने दिया, पर बाहर से ही हम लोग ने माता के दर्शन किए। दोस्तों माँ का दर्शन करके एक अलग ही अनुभूति हो रही है। शरीर की सारी थकान जैसे गायब सी हो गई है और मन प्रफुल्लित सा हो गया है। दोस्तों अगर आप माँ के भक्त हैं तब तो ये धाम आपके लिए है ही, लेकिन अगर आप प्रकृति प्रेमी भी हैं तो भी ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, पर साथ ही मिलेगा माँ शारदा का लुभावना दृश्य जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको एक ऐसी याद दे जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों तो देखिए अब माँ के सुंदर दर्शन के बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो देखिए दोस्तों जो हम लोग की रिटर्न की ट्रेन है वो बरेली से है। अभी दिन में यहाँ से टनकपुर से कोई ज़्यादा ट्रेन्स है नहीं, तो अभी एक DMU यहाँ से 3:30 बजे निकलती है जो शाम को हमें 6:30 बजे के आसपास बरेली छोड़ देगी और फिर हम वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे बरेली से लखनऊ की।
दोस्तों देखिए हम लोग अब टनकपुर पहुंच चुके हैं और ये जो सामने ट्रेन खड़ी है यही DMU है जो यहाँ से 3:25 पे छूटेगी। दोस्तों तो देखिए हम लोग अब बरेली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और हम लोग की ट्रेन भी आ गई है डबल डेकर एक्सप्रेस। तो अब हम लोग इसी से लखनऊ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए, तो दूसरों को भी माँ के सुंदर दर्शन की अनुभूति होगी और उनको भी माँ के आशीर्वाद मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जा रहा हूँ मैं एक नया वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।